हाय स्टूडेंट्स, देखिए दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक को आप मेटल बोल दीजिए और दूसरे को नॉन मेटल बोल दीजिए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेटेलॉइड्स कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो जनरली प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से दो कैटेगरी में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने क्लासीफाई कर लिया है। और उसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जितने भी होते हैं वो मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जितने भी होते हैं वो हमारे नॉन मेटल के कैटेगरी में आते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सेप्शनल लाइन है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो मेटल्स की बात करें तो जिंक एक मेटल है। और देखिए ये जिंक कैसा दिखता है, इस प्रकार के जिंक्स दिखता है। और ये देखिए ये आपका कॉपर हुआ, ठीक है। और पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं कॉपर का, जो इसको एक्चुअली हिंदी में लोटा कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूज़ करते थे। और दूसरी बात करें तो अगर जो हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में देखिए ये आपको यहाँ पे नाइट्रोजन मिल जाएगा। देखिए ये लिक्विड नाइट्रोजन है और ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में ये सब यूज होते हैं और ये सब घर पे नहीं ट्राई करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का फॉयल आप जानते ही हैं कि जो घर पे हम कभी भी खाना वाना बनता है तो उसमें हम चपाती इसको बांधने के लिए यूज़ करते हैं फॉल को। तो ये तो नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। और नीचे देखिए ये आपका क्लोरीन हो गया। क्लोरीन देखिए ये हो गया पाउडर फॉर्म में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये क्लोरीन की गोलियाँ हो गई। अच्छा ये देख सकते हैं आप ये सब वाटर है। और क्लोरीन की हम जानते हैं गोलियों को हम वाटर में भी यूज़ करते हैं फॉर द प्योरीफिकेशन पर्पस, ठीक है। और ये देखिए ये सल्फ़र है और ये सल्फ़र को हम फर्टिलाइज़र के तरीके से भी यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और ये सब क्या हो गए, ये मेटल्स हो गए। दूसरा आप जानते होंगे कि कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर और जिंक, ये तीनों के तीनों हमारे मेटल के प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कुछ देखिए मेटलॉइड्स जो हैं वो कुछ देखिए ये रहा, ठीक है। ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज़ करके देखिए सिलिकॉन से हम ये मेमोरी चिप बनाते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में उस प्रोसेसर को भी हम डिज़ाइन करते हैं। और इन दोनों को यूज़ करके हम देखिए यहाँ पर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं जर्मेनियम, और एक्चुअली जर्मेनियम और सिलिकॉन ही यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर्सेनिक है, ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ये देख सकते हैं भाई साहब का हाथ का क्या हालत हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर जो ये पैर में भी कांटेक्ट में आ गया तो पैर भी ऐसे ही आपको क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉक्सिक्स हो गया, इससे आप दूरी रहिएगा। अभी देखिए ये सब हमें कैसे पता चला कि ये जिंक है, ये कॉपर है और नाइट्रोजन नॉन मेटल में आते हैं या तो फिर ये मेटल्स में आते हैं। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको देखिए आगे पढ़ते हैं हम। देखिए फिजिकल स्टेट की बात करें तो वो मेटल्स में क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। कौन से टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। देखिए रूम टेम्परेचर क्या होता है, ये जनरल टेम्परेचर होता है जिस पे आप घर में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप नॉन मेटल्स देखेंगे तो जनरली कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। और एक एक्सेप्शनल है क्योंकि ब्रोमीन कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई पूछे आपसे कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और यहाँ पे देखिए सॉलिड ये जनरली होते हैं और ये मर्क्यूरी और जो गैलियम है ये दोनों के दोनों कौन से फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा मेटल ऐसा है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो आपका आंसर क्या होगा, मर्क्यूरी और गैलियम। सेकेंड पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से आप समझिए कि मेल्टिंग यानी पिघलना होता है और बॉइलिंग यानी खौलाना, एक्चुअली इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीसियम।
देखिए सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। और वहीं नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्या होता है कि उनके पहले से ही लो होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। देखिए ये दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। देखिए मर्क्यूरी जो है वो उसका फॉर्मूला Hg होता है, ठीक है, शॉर्टकट नेम लैटिन में। देखिए ये आपको लिक्विड में नज़र आएगा, ठीक है, ये पानी की बूंदे जैसी नज़र में आएगी कि आप यहाँ पे डोलेंगे तो ये पानी की बूंद जैसा अटक जाएगा। वहीं पे देखिए ये भाई साहब ने गैलियम को लिया अपने हाथ में, और ये देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि ये पिघलने के लिए भी शुरू हो गया, यानी मेल्ट होने के लिए शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन ये देखिए लिक्विड फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा देखिए डायमंड ये रहा और ग्रेफाइट ये रहा, ये दोनों क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स जो हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हालांकि ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में भी जनरली क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इनका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के साथ साथ ये क्या होते हैं कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लीड्स है जो पेंसिल में हम यूज करते हैं, ठीक है। आजकल डायरेक्टली यूज आने लगा और हम डायरेक्ट पेंसिल के तरीके से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ग्रेफाइट है, ओके। देखिए डेंसिटी की बात करें तो इनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में एकदम स्ट्रांगली क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। और इनका जनरली क्या होता है, लो होता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी अगर जो गैप मिले इनको तो यहाँ से ये क्या हो सकता है कि ये डेंसिटी आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। कम होने की वजह से इसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबल एंड डक्टाइल ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज़ किसके हैं, मेटल्स के हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे देखिए ये मेलिएबल नहीं होते और ना ही डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अब मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, देखिए बताता हूँ आपको। देखिए आप डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, तो डक्टिलिटी मतलब ये होता है कि कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, यानी वायर्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, खींच के बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं मेलिएबिलिटी की बात करें तो मेलिएबिलिटी मतलब ये होता है कि हम हैमर कर सकते हैं, यानी हैमरिंग करके हम उसका कोई भी हम शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप जो डिजायर्ड शेप है हम दे सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये मेलिएबिलिटी के कारण यहाँ पे कोई एक मेलिएबल क्या हो जाएगा आपका, हैमर्ड, और कोई भी शेप में चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हैमर है और ये हैमर की वजह से इसका कोई भी आप शेप दे दीजिए। और वहीं पे डक्टाइल है, डक्टाइल को क्या कर सकते हैं, कोई भी एक देखिए स्प्रिंग बना हुआ है, तो आप कोई भी थीन वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो वो प्रॉपर्टीज़ कहलाता है वो प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ओके। देखिए जनरली क्या होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करेंगे, आप हीट भी इसको करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कैंडल जला लीजिए या कोई भी एक फ्लेम कर लीजिए, और यहाँ पे इसको गर्म करेंगे तो धीरे 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 ये जो हीट है वो आपके यहाँ पे मान लीजिए हाथ पकड़े हैं तो हाथ के पास में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। और करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में आप जानते हैं कि कोई भी हम जो घर में यूज़ करते हैं वायर, वो वायर किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं, या तो फिर वो एल्युमिनियम के होते हैं। एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस हाई होता है इसलिए ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर बाद में सिल्वर के भी वायर बना सकते हैं जिसका बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है और ये बहुत ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ओके। और यहीं पे दूसरी ओर देखें आप तो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट को छोड़ के। ये किसकी बात हो रही है, ये नॉन मेटल्स की बात हो रही है। तो ग्रेफाइट ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। वहीं पे देखिए लस्टर, लस्टर यानी शाइनिंग होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। देखिए आप जब कभी भी मेटल्स को देखेंगे और उसको धूप में रखने की कोशिश करेंगे तो धूप में जैसे ही रखेंगे वो क्या होने लगेगा, वो शाइन होने लगेगा। और यहीं पे यहाँ पे देखिए तो ये डू नॉट लस्टर है, और आयोडीन क्या है, वो लस्टरस सरफेस है, ठीक है। ये क्या होने लगता है, शाइन होने लगता है, ओके। सोनोरस साउंड, देखिए जब कभी भी आप एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ टकराएंगे तो टकराने के बाद एक आपको वाइब्रेशनल साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन के साथ साथ और एक ठन ऐसा करके कुछ आवाज़ आएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं सोनोरस साउंड, ठीक है। और ये ऐसा कुछ साउंड नॉन मेटल में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए हार्डनेस,
अगर जो हार्डनेस की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। यानी चाकू को आप यूज करिए और इसको कट कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कट हो जाएंगे। लेकिन बाकी के जो मेटल्स हैं वो उसको हम हार्ड होने की वजह से कट नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप देखिए तो जनरली सॉलिड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को भी मैंने बताया कि डायमंड यूज होता है कि शीशे को भी कट करने के लिए यूज होता है। तो ये देखिए कितना हार्ड होता है, इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल फाउंड सब्सटेंस है, ठीक है। तो आप इसको हार्डनेस से भी याद रखिए। तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्लासिफिकेशन दिख जाएंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स अगर जो ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और वैसे ही पे अब नेक्स्ट करिए नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बात यहाँ से आपको लर्न करने की है क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू आएगा। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, तो ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं यानी बेस होते हैं। और जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जब बेसिक बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए ऑक्साइड चालू कर दे तो उसको हम ऐसा बोलेंगे एम्फोटेरिक है। आप इसको कैसे याद रखिए कि देखिए जनरली जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक लैंड पे रहते हैं या तो फिर वो क्या पे रहेंगे, वाटर में रहेंगे। तो जो वाटर में होता है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। और जो लैंड पर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, लेकिन जो लैंड और वाटर दोनों पर रहता है, जैसे देख सकते हैं आप स्नेक होता है या तो आप फ्रॉग ले लीजिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस एनिमल्स बोलते हैं। और उसी तरीके से आप याद रखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब बेसिक भी प्रॉपर्टीज और एसिटिक भी, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए। तो जो जनरली ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम वाले जो होते हैं, ये दो एक्सेप्शनल केस है जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी बेसिक भी शो करेंगे और एसिडिक भी शो करेंगे, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। आपको ये वर्ड याद रखना है कि वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। सम ऑफ देव डिजोल्व फ्रॉम फॉर्म आल्कली, और कुछ डिजोल्व हो जाते हैं जो आल्कली बनाते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा देखिए नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक। देखिए जैसे ही यहाँ पे बेसिक आएगा तो नॉन मेटल्स में इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जो वाटर है आर न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब ये ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखिए एसिड और बेसिक का जो चैप्टर का जो गिस्ट है वो हम अपलोड कर दिए अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो मोस्ट इसमें देखिए ज़्यादातर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। तो मेटल से आपको याद रखना है कि ये इनसोल्यूबल होते हैं, और जनरली नॉन मेटल से आपको याद रखता है ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। देखिए एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो एसिड ही आपको क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व होंगे तो बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगर जो रिएक्शन विथ वाटर की बात करें तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड देंगे, क्योंकि वाटर में क्या होता है, एक्चुअली ऑलरेडी H2O होता है, ठीक है। और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड देंगे या हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए मेटल अगर जो रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड दे दिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये मेटल हो गया, सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया। अब ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये क्या आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ठीक है। ये अगर जो आप बोलेंगे तो आपको मैं केमिकल्स के नेम के भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा मैं बना दूंगा, ठीक है। सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। और मेटल होने के साथ साथ ये क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड बना दिए आपको। तो देख रहे हैं मेटल जब वाटर के साथ करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। ये एसिड और बेस वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, तो डू नॉट से आपको याद रखना है रिएक्ट विथ वाटर, स्टीम और इवॉल्व टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मतलब
देखिए नॉन मेटल जब कभी भी रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट इवॉल्व नहीं करेगा, मेटल इवॉल्व करता है, ठीक है। बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर सो डेट इट कैन बी रिलीजेड H2 गैस। देखिए उसमें क्या होता है कि नॉन मेटल है ना, वो डोनेट नहीं करता है हाइड्रोजन को वाटर को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर में से जो हाइड्रोजन होता है वो रिलीज नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए अगर जो हम डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि उसमें एसिड का जो क्वांटिटी है वो क्या है, लेस हो एज़ कम्पेयर टू वाटर। और इसी का अगर जो अपोजिट कर दें कि एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो ये हो गया प्योर, ठीक है, प्योर एसिड हो गया। और अगर जो प्योर एसिड की बात करें तो इसमें लगभग 98% एसिड होता है और इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो फिलहाल हम किसके साथ कर रहे हैं, डाइल्यूट के साथ। तो मेटल व्हेन रिएक्ट विथ एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन। इसमें मैं आपको पहले ही बताया था कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन, ठीक है, ये जंग के लिए कारण, ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। यहीं पे देखिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड टू रिलीज H2। देखिए इसमें आपको पहले ही बता दिया था कि नॉन मेटल जो होते हैं वो H2 गैस तो रिलीज करते ही नहीं है, तो आपको क्या होगा कि रिएक्शन भी नहीं होगा पॉसिबल। नॉन मेटल्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पहले ही आपको बता दिया कि नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते और इसके लिए जो गैस है वो रिलीज हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड सो दैट गैस इज रिलीज्ड। लेकिन बात करें हम एसिड की, तो एसिड क्या करेगा, जैसे आप मैग्नीज ले लीजिए और HNO3 नाइट्रिक एसिड, और आपको क्या करेगा कि मैग्नीज तो रिलीज नहीं करेगा क्योंकि नॉन मेटल है, लेकिन इस एसिड की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए सॉल्ट तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे तो जीरो होगा, लेकिन देखिए क्या होगा इसमें कि जब कभी भी CuSO4 यानी कोई भी आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट अगर जो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट जब प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, जो जो लार्ज रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे ग्रेट रिएक्टिव मेटल्स जैसे Zn, ये हाई रिएक्टिविटी मेटल है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर क्या आ जाएगा, कॉपर बाहर आ जाएगा और SO4 के साथ जिंक क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी यही होता है, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन के साथ करेगा तो सोडियम सोडियम क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्लोरीन के साथ अगर जो करेगा तो हमारा मेटल्स क्या दे देंगे हमें, तो मेटल क्लोराइड, ठीक है। और नॉन मेटल क्या देंगे, तो नॉन मेटल क्लोराइड देंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2Na + Cl2 2NaCl, यानी हमारा ये क्या हो गया, मेटल हो गया, क्लोरीन के साथ किया तो सोडियम क्लोराइड आ गया, और हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेटल्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो सोडियम अगर जो हाइड्रोजन के साथ होगा तो सोडियम हाइड्राइड, यानी अब मेटल हाइड्राइड दे देगा, और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो नॉन मेटल हाइड्राइड देगा। तो आप ऐसे याद रखिए कि मेटल्स मेटल्स विथ हाइड्रोजन, मेटल्स विथ हाइड्रोजन, तो सिमिलरली क्लोरीन के जैसा ही क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, और नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन गिव्स नॉन मेटल हाइड्राइड। आप ऐसे याद रखिए और एक एक एग्जांपल आप याद रख दीजिएगा, ये एग्जांपल जो है, ठीक है। और इसका भी आप याद रखिए, क्लोरीन तो मेटल क्लोराइड और नॉन मेटल क्लोराइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इसमें फॉर्म होता है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपको बोलिएगा तो अलग से एक वीडियो बना देंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सॉलिड और हार्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। आप जिस पे मैं कर रहा हूँ उस पर आप करिए, करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयोनिक अट्रैक्शन। आयोनिक अट्रैक्शन क्योंकि बहुत ही क्लोज होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। और आयोनिक का देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना कितना क्लोज है एक दूसरे से, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए।
वहीं पे आप देखिए आगे, तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल, ये आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर में है वो तो सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन अगर जो केरोसिन और पेट्रोल की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्या कौन से कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे ही ये मोल्टेन स्टेट में जाएगा, मोल्टेन यानी पिघल जाता है, तो ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में हुआ। तो सॉलिड स्टेट में जो है ये ट्रांसफ़र होने के लिए इनको जगह ही नहीं मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोल्टेन स्टेट और एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस यानी वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन जो भी होता हो, तो उसमें से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगा। देखिए वही बताया, आयंस कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिड, रिजिड मतलब सॉलिड कॉन्क्रीट जैसा स्ट्रक्चर को हम रिजिड स्टेट बोलते हैं। और आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट यानी पिघला हुआ स्टेट। ठीक है, और आगे देखिए ना, रीजन क्या है, तो मूव फ्रीली नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और इसलिए जो इसलिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोल्टेन स्टेट में मूव फ्रीली होता है, और इसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर देगा। देखिए माइंड मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेटल्स या नॉन मेटल्स, दुनिया के कोई भी एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल्स की बात करेंगे, तो मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड होता है, हम देखे ही थे। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनका डेंसिटी भी क्या होता है, हाई होता है। मेलिएबल इंडक्टाइल, मेलिएबल यानी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सॉरी हैमर कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इतना आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखे ही थे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखे थे, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो मेटल ऑक्साइड बना देगा, मेटल जब वाटर के साथ करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस भी रिवॉल्व करेगा, मेटल जब क्लोरीन के साथ करेगा तो मेटल क्लोराइड, और मेटल जब हाइड्रोजन के साथ करेगा तो मेटल हाइड्राइड। ठीक है, ये मेटल हाइड्राइड है। ओके, तो ये हो गया हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाए जाते हैं ये। ठीक है, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, इसको हम हैमर नहीं कर सकते, और ना ही हम इसको थिन वायर में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये हीट को नहीं ट्रांसफ़र करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल स्टीम के साथ तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। आप याद रखिएगा इसको, ये एमसीक्यू में आएगा। नॉन मेटल जब एसिड के साथ करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ करेगा तो नॉन मेटल क्लोराइड को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो गया चैप्टर का, और एक इसको आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि माइंड मैप तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसका भी बाकी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने नहीं बनाया है। आप कमेंट करिएगा तो हम उसको बना देंगे कि और से कैसे एक्सट्रैक्शन होता है कोई भी मेटल्स का, और उसका भी जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी हाई रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा तो इसका भी हम वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। ओके, जय हिंद।